फाइलम एनिलिडा के बारे में आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी चित्र सहित आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिलिडा शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो देखिए, एनिलिडा शब्द का अर्थ होता है खंड युक्त कृमि। एनिलिडा का अर्थ क्या हुआ? खंड युक्त कृमि या सेगमेंटेड एनिमल। खंड युक्त जंतु भी आप कह सकते हैं, यानी सेगमेंटेड एनिमल आप कह सकते हैं। और इस संघ के जंतुओं का शरीर छालेदार खंडों में बटा होता है और इस संघ के सभी जंतु प्रायः नदी, तालाबों, पोखरों, गीली मिट्टी अथवा समुद्र में पाए जाते हैं। तो चलिए इस संघ के कुछ प्रमुख लक्षणों को समझ लेते हैं, यानी जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। तो पहला लक्षण है, इस संघ के जंतु त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। क्या कहा गया है? इस संघ के जंतु लंबे, बेलनाकार, कोमल शरीर वाले, द्विपार्श्व सममित व त्रिस्तरीय होते हैं। अब इसमें देखिए, जो द्विपार्श्व सममित है, द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिनके शरीर को बीचों बीच से काटने पर दोनों भाग समान आए तो उसे द्विपार्श्व सममित कहा जाता है। उसमें त्रिज्या से समान न आए और दो भाग काटे, यानी बीचों बीच से काटा जाए तो समान आए तो द्विपार्श्व सममित हो गया। और त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय का मतलब क्या है? जो द्विस्तरीय है, जिन जंतुओं की बॉडी या शरीर या देहभित्ति दो स्तरों की बनी होती है। दो स्तर कौन कौन से? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी होती है, उन्हें द्विस्तरीय कहा जाता है। और जिन जंतुओं की बॉडी अथवा देहभित्ति तीन स्तरों की बनी होती है उन्हें त्रिस्तरीय कहा जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस संघ के जंतुओं का जो शरीर है अनेक छालेदार खंडों में बटा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, यानी जिनकी बॉडी होती है उस पर क्यूटिकल का चमकदार आवरण पाया जाता है। और फिर अगला पॉइंट है, प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। जो इनका प्रचलन होता है, जो लोकोमोशन होता है, जो चलते हैं, वो काइटिन की बनी सीटी होती हैं। उन्हीं सीटी के माध्यम से ये गमन करते हैं अथवा चलन करते हैं अथवा चलते हैं। और बहुत से जंतुओं में मांस युक्त उपांग भी पाए जाते हैं, मांस युक्त अपेंडेज भी पाए जाते हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहा जाता है। यानी बहुत से ऐसे भी जंतु हैं इस संघ में जिनमें मांस युक्त उपांग होते हैं, जिन्हें पैरापोडिया भी कहा जाता है, जिनके द्वारा ये गमन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इनमें आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पूर्ण विकसित होती है, फुल्ली डेवलप्ड होती है, जिसके एक सिरे पर मुख होता है और दूसरे सिरे पर गुदाद्वार होती है। यानी जो आहार नाल है पूरी तरह से विकसित होती है, एक सिरे पर मुख होता है और दूसरे सिरे पर गुदाद्वार होता है, एनस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा, परंतु कुछ जंतुओं में क्लोमों के द्वारा होता है। यानी इनमें जो श्वसन होता है, जो रेस्पायरेशन होता है, वो त्वचा के द्वारा होता है। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें श्वसन क्लोमों के द्वारा होता है। क्लोम यानी गिल्स के द्वारा होता है। और सामान्य त्वचा को आप सामान्य सतह भी कह सकते हैं या बॉडी सरफेस भी कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इनमें श्वसन गिल्स और बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। यानी इनके उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? नेफ्रीडिया होते हैं। नेफ्रीडिया यानी उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। और जो देहभित्ति के खंडों में स्थित होते हैं, जो नेफ्रीडिया होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं? देहभित्ति के खंडों में पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा उत्सर्जन होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि एनिलिडा संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। या केचुआ में पूछा जाए या किसी अन्य में पूछा जाए जंतु जो इस संघ के होते हैं, तो उसमें नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। फिर अगला पॉइंट है, इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। फिर नेक्स्ट है, इनकी देह गुहा वास्तविक होती है, जिसे सीलोम कहा जाता है। यानी वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और देह गुहा को क्या कहा जाता है?
सीलोम कहा जाता है और पटो द्वारा या सेप्टा द्वारा वेस्मों में बटी होती है। सेप्टा के द्वारा अलग अलग वेस्मों में बटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके शरीर की सकल संरचना नली के भीतर नली वाली होती है। जो सकल संरचना है वो नली के भीतर नली वाली होती है। कहने का मतलब यह है कि इनके शरीर की जो संरचना है वो नली के अंदर नली यानी ट्यूब विदिन ट्यूब के रूप में पाई जाती है। और आपको बता दें कि उसी में या इसी में आहार नाल भी पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल भी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप होता है, क्लोज्ड टाइप। और श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेशन जो पिगमेंट्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। श्वसन वर्णक जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ घुला रहता है, तो रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका वलय यानी नर्व रिंग और तंत्रिका रज्जु का बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र है वो किस चीज का बना है, नर्व रिंग का बना है और तंत्रिका रज्जु का बना होता है। जो तंत्रिका रज्जु है ये अधर सतह पर होती है, अधर व ठोस होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये जंतु एक लिंगी या उभय लिंगी हो सकते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल अथवा बाईसेक्सुअल होते हैं। यानी एनिलिडा जो जंतु हैं ये जंतु प्रायः द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं। आप चाहे उभयलिंगी कहो चाहे द्विलिंगी कहो, एक ही बात होती है। फिर नेक्स्ट है, ये जंतु अंडज होते हैं, वैवपरस होते हैं। अंडज का मतलब वैवपरस होते हैं, अर्थात अंड, अंड कवच आदि इसमें सब पाए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एनिलिडा में जनन लैंगिक प्रकार का होता है। इसमें जनन कैसा होता है, तो लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चलिए अब इस संघ के कुछ प्रमुख उदाहरणों को समझ लेते हैं, या उदाहरण को जान लेते हैं। तो पहला है केंचुआ अथवा फिरिटिमा पोस्टुमा कहा जाता है। अगला है जोंक जिसे हिरुडेनेरिया कहा जाता है, हिरुडेनेरिया अथवा लीच के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है नेरीस। तो इन सभी जंतुओं का वर्गीकरण और इनके बारे में डिटेल से समझने से पहले हम लोग संघ एनिलिडा का वर्गीकरण समझ लेते हैं, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा को जान लेते हैं। तो सीटी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, यानी जो सीटी होती हैं इसकी प्रेजेंट या एब्सेंस के आधार पर या एब्सेंस के बेस पर संघ एनिलिडा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पॉलीकीटा जिसमें नेरीस वगैरह आती है। दूसरा है ओलिगोकीटा जिसमें फेरेटिमा आता है। फिर अगला है हिरुडीनिया, हिरुडीनिया में हिरुडिनेरिया आता है। और फिर नेक्स्ट है आर्ची एनिलिडा, आर्ची एनिलिडा में पॉलीगॉर्डियस और डायनोफिलस, प्रोटीडिल्स आदि ये सब जंतु आते हैं। चलिए अब इन सभी जंतुओं के बारे में एक एक करके इनकी वर्गीकरण, इनकी संरचना को समझ लेते हैं। तो इस संघ का सबसे पहला जंतु है केचुआ। चलिए सबसे पहले केचुए का वर्गीकरण समझ लेते हैं, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म के बारे में जान लेते हैं। तो संघ एनिलिडा, वर्ग ओलिगोकीटा, गण ओपिस्थोपोरा, वंश फेरिटिमा, जाति पोस्थुमा। इस तरह से इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होगा फेरिटिमा पोस्थुमा। केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटिमा पोस्थुमा, क्योंकि वंश और जाति को मिला करके वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने जंतु वैज्ञानिक नाम बनाए थे। तो इस तरह से फेरिटिमा पोस्थुमा हो जाएगा। तो केचुए का शरीर लंबा, बेलनाकार, मटमैले रंग का होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार गोल गोल सा होता है और रंग कैसा होता है, तो मटमैले रंग का होता है। मटमैले का मतलब है कि इसकी त्वचा भूरी होती है। यदि पूछा जाए कि त्वचा का रंग भूरा क्यों होता है, तो बताएंगे पोरफायरिन नामक रंगा पदार्थ के कारण अथवा पोरफायरिन नामक पिगमेंट के कारण केचुए की जो स्किन होती है, इसकी त्वचा होती है, वो भूरी सी होती है, भूरे रंग की होती है। शरीर के प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम कहा जाता है। शरीर का जो पहला अग्रखंड होता है, आगे का पहला वाला खंड, उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहा जाता है। और इसी प्रथम खंड में मुख होता है। तो मुखाग्र को
प्रोस्टोमियम कहा जाता है। जो मुखाग्र होता है उसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है और पहले खंड को पेरिस्टोमियम कहा जाता है। केचुए में क्लाइटेलम 14वें, 15वें व 16वें खंडों में पाया जाता है। जो क्लाइटेलम होता है किन खंडों में पाया जाता है? तो 14वें, 15वें व 16वें खंडों में क्लाइटेलम पाया जाता है। मतलब केचुए के शरीर का 14वां, 15वां और 16वां खंड मिलकर एक चौड़ी पट्टी जैसी संरचना बनाता है और उसी पट्टी जैसी संरचना को क्लाइटेलम कहा जाता है। क्लाइटेलम। और यह जनन काल में कोकून का निर्माण करता है, यानी इट फॉर्म्स कोकून ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जनन काल में कोकून बनाता है। केचुए में सीटी प्रचलन अंग के रूप में होते हैं, यानी इसमें गमन सीटी के द्वारा होता है। ये सीटी किसके बने होते हैं अगर पूछा जाए तो सीटी काइटिन के बने होते हैं, काइटिन के। केचुए में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। मतलब केचुए में जो उत्सर्जी अंग है वो नेफ्रीडिया होता है। अगर पूछा जाए उत्सर्जी अंग क्या होता है तो नेफ्रीडिया होता है, जिन्हें वृक्क नलिकाएं भी कहा जाता है। वृक्क नलिकाएं। और आपको बता दें कि केचुए मल के साथ नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं। जब मल निकालते हैं तो मल के साथ में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं और यह नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। कभी कभी ये छोटे क्लासों में क्वेश्चन आ जाता है कि केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो यही लिख देंगे। और O2 रहित वातावरण में केचुआ 6 से 30 घंटे तक जीवित रह सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 6 से 30 घंटों तक केचुए को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी जीवित रह सकता है। पूछा जाए कि बिना ऑक्सीजन 6 से 30 घंटों तक क्यों जीवित रह सकता है, अगर क्यों पूछा जाए तो बताएंगे क्योंकि इसमें अवायवीय श्वसन की भी कुछ क्षमता होती है। मतलब अर्थवार्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ी सी पावर होती है इसीलिए। और केचुए में हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। जो हीमोग्लोबिन है वो रुधिर प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा में मिला हुआ होता है, घुला हुआ होता है। मैंने रक्त अथवा ब्लड अथवा रुधिर वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन है, मनुष्य के खून अथवा रुधिर की आरबीसी वाली जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन जो केचुआ होता है, जो अर्थवार्म होता है, अर्थवार्म में जो हीमोग्लोबिन है ये प्लाज्मा में घुला रहता है, प्लाज्मा में। और केचुआ द्विलिंगी जंतु है, यानी एक ही शरीर में नर जनन अंग और उसी शरीर में मादा जनन अंग पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब नर और मादा जननांग एक ही जीव शरीर में हो तो उसे ही द्विलिंगी कहा जाता है। तो दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए अलग अलग 2 केचुओं की आवश्यकता होती है, अलग अलग शरीरों की आवश्यकता होती है। तो केचुए के शरीर के 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र होता है। जो शरीर का 14वां खंड है उस 14वें खंड में मादा जनन छिद्र यानी फीमेल जेनेटर पोर होता है तथा 18वें खंड में नर जनन छिद्र होता है यानी मेल जेनेटर पोर होता है। केचुए के शरीर पर उपस्थित खंड मेटामियर कहलाते हैं। जो केचुए के शरीर पर बहुत सारे खंड पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मेटामियर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हर एक पॉइंट को, क्या कहते हैं? मेटामियर कहते हैं। और यह विखंडन मेटामेरिक विखंडन कहलाता है, यानी जो मेटामियर पाए जाते हैं इनका जो बिखराव होता है, खंड होते हैं, उन्हें मेटामेरिक विखंडन कहा जाता है। उत्सर्जन की दृष्टि से जो केचुआ है जलीय आवास में अमोनोटेलिक एवं स्थलीय आवास में यूरियोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक उन्हें कहा जाता है जो मूत्र के साथ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरियोटेलिक उन्हें कहा जाता है जो मूत्र के साथ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो जो उत्सर्जन की दृष्टि से अगर केचुए को देखा जाए तो जलीय आवास अगर है तो जलीय आवास में अमोनोटेलिक होते हैं एवं अगर स्थलीय आवास है तो स्थलीय आवास में यूरियोटेलिक होते हैं। केचुए का मुख्य प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। अगर मुख्य प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ के रूप में देखा जाए तो यूरिया होता है। केचुए में कोकून निर्माण होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और केचुए की देहगुहा साइजोसीलिक होती है, साइजोसीलिक देहगुहा पाई जाती है।
इनमें क्लोरेगोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लोरेगोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कशेरुकियों के जिगर के समरूप होती हैं और शुक्राणुओं अथवा स्पर्म का परिपक्वन अंडाणुओं से पहले हो जाता है। जो इसमें स्पर्म है वो पहले परिपक्व हो जाते हैं और अंडाणु यानी ओवम बाद में परिपक्व होते हैं। स्पर्म पहले परिपक्व होते हैं, पहले मैच्योर हो जाते हैं, जबकि जो अंडाणु होते हैं वो बाद में परिपक्व होते हैं अथवा बाद में मैच्योर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि शुक्राणुओं का परिपक्वन अंडाणुओं से पहले हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि केंचुए में पुंपूर्वता अथवा प्रोटीन ड्राइव पाई जाती है। तो केंचुए के जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था और कायांतरण नहीं होता है। यानी अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो इसमें लार्वा प्रावस्था और कायांतरण नहीं पाया जाता है। यह द्विलिंगी जंतु होता है, अभी मैंने बताया था बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। और केंचुए में पार्श्वीय हृदयों की संख्या 8 होती है, अर्थात केंचुए के 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में 4 जोड़े दिल पाए जाते हैं अथवा 4 जोड़े हृदय पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुल 8 हृदय पाए जाते हैं। कौन कौन से खंडों में हैं? तो 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें और 13वें खंड में 4 जोड़े दिल हैं। इस प्रकार से 8 दिल पाए जाते हैं। 8 हार्ट केंचुए में पाए जाते हैं। केंचुए में शुक्रग्राहिका अथवा स्पर्मेटिका 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 खंडों में पाई जाती हैं। कहने का मतलब है 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 खंडों में शुक्रग्राहिका पाई जाती है। केंचुए में संवेदी, प्रेरक तथा समायोजन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? संवेदी, प्रेरक और समायोजन न्यूरॉन्स होते हैं। केंचुए के शरीर में 100 से 120 तक खंड पाए जाते हैं। अगर खंडों की बात की जाए, सेगमेंट की बात की जाए तो 100 से 120 तक खंड पाए जाते हैं। के.एन. बहेल ने भारतीय केंचुए का विस्तार से अध्ययन किया था और मेगास्कोलैक्स सबसे बड़ा भारतीय केंचुआ है। के.एन. बहेल ने भारतीय केंचुए का विस्तार से अध्ययन किया। अगर प्रश्न पूछा जाए किसने अध्ययन किया था, और मेगास्कोलैक्स जो है ये सबसे बड़ा भारतीय केंचुआ है। अब यदि केंचुए की सामान्य जानकारी को देखा जाए, इसका शरीर बेलनाकार होता है, खंड युक्त होता है। शरीर कैसा है? बेलनाकार है, खंड युक्त है, नम मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। कहाँ पर रहता है? नम मिट्टी में बिल बनाकर रहता है और उसी मिट्टी में पाई जाने वाली सड़ी गली चीजों को खाता है। जो सड़ी गली चीजें होती हैं। शरीर का 14वां, 15वां तथा 16वां खंड मिलकर एक चौड़ी पट्टी जैसी संरचना बनाता है। कौन कौन सा? 14वां, 15वां और 16वां खंड आपस में मिलकर, ये तीनों खंड मिलकर के एक चौड़ी पट्टी जैसी संरचना बनाते हैं। उस पट्टी को क्लाइटेलम कहा जाता है, क्लाइटेलम। और यह कैसा जंतु है? तो द्विलिंगी जंतु होता है, यानी नर और मादा जननांग एक ही केंचुए में पाए जाते हैं, एक ही शरीर में पाए जाते हैं। इसके धरातल पर 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र, 14वां खंड जो है 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र पाया जाता है और 18वें खंड पर नर जनन छिद्र पाया जाता है। यानी 14वें खंड में फीमेल जेनाइटल पोर होता है और 18वें खंड में मेल जेनाइटल पोर पाया जाता है। लेकिन लैंगिक जनन के लिए 2 अलग अलग जंतुओं को 2 विभिन्न केंचुओं की आवश्यकता होती है। इनमें जो प्रचलन होता है सूक्ष्म सूकों के द्वारा होता है या सीटी के द्वारा होता है। प्रचलन कैसे होता है? सीटी के द्वारा होता है, जो कि अधर तल पर त्वचा में स्थिर होते हैं। और जो केंचुए हैं ये केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? तो यह सुरंग बनाकर मिट्टी को पोली करते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से मिट्टी में बढ़ पाती हैं और केंचुए के मल के साथ ही नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ भी निकलते हैं, जो मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ही केंचुए को
किसानों का मित्र कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो केचुआ होता है, ये केचुए नम मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं और मिट्टी के साथ सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। यानी मिट्टी भी खा लेते हैं, साथ साथ सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। और ये जब सुरंग बनाते हैं तो मुख के द्वारा जो पदार्थ निकालते रहते हैं, मिट्टी निकालते रहते हैं, वो मिट्टी के गोलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, गोली गोली से बन जाती है, गोलियों जैसा ढेर बन जाता है। और केचुआ मिट्टी को पोली करते हैं और अपने उत्सर्जी पदार्थों को मिट्टी में डालकर उसके उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कौन से? नाइट्रोजनी पदार्थ मैंने बताया था। इस तरह से उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, इसीलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। अब दूसरा जंतु है जोंक। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण समझ लेते हैं। वर्गीकरण में संघ एनिलिडा, वर्ग हिरुडीनिया, गण नैथोबेडेलाइडा, जाति हिरुडिनेरिया। तो ये जो जोंक है, जो हिरुडिनेरिया है अथवा लीच है, बाह्य परजीवी जंतु होता है। कैसा है? बाह्य परजीवी जंतु होता है, जो नदी, तालाबों तथा नम मिट्टी में पाया जाता है और मनुष्य तथा गाय, भैंस या अन्य जानवरों के शरीर से चिपककर उनका खून चूसता है, उनका रुधिर चूसता है। इसीलिए लीच रुधिर पोषी होता है। जो हिरुडिनेरिया है अथवा जो जोंक है, इंडियन कैटल लीच के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब भारतीय पशु जोंक, भारतीय पशु जोंक कहा जाता है, क्योंकि ये पशुओं की परजीवी होती है, इसीलिए इसे भारतीय पशु जोंक भी कहा जाता है। जो जोंक है अथवा जो हिरुडिनेरिया है, ये बाह्य परजीवी के रूप में होती है, बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाती है। और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम, अगर हिरुडिनेरिया अथवा जोंक का जंतु वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो जंतु वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा है। ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। और आपको बता दें, जो हिरुडिनेरिया है, इसका शरीर कोमल, लंबा और चपटा होता है। शरीर कैसे होता है? इसका शरीर कोमल होता है, लंबा होता है, चपटा होता है। इसका शरीर कोमल, लंबा और चपटा होता है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो लंबाई में लगभग में 10 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक लंबा, 10 से 35 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती हैं। जो जोंक होती हैं, जो हिरुडिनेरिया होती हैं, 10 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और इनमें म्यूकस स्राव होता है। जो श्लेष्म होता है, श्लेष्म स्राव के कारण ये नम रहती हैं, चिपचिपी रहती हैं, चिपचिपी सी बनी रहती हैं, क्योंकि इनमें श्लेष्म स्रावित होता है। ये देखिए, इसमें सलेवरी ग्लैंड जो पाई जाती हैं, इनसे श्लेष्म स्रावित होता रहता है। तो इसी श्लेष्म के कारण, भी आपको दिखाया, उसी श्लेष्म के कारण ये नम रहती हैं, चिपचिपी सी रहती हैं, गीली सी रहती हैं। और संकुचन की स्टेज में ये बेलनाकार होती हैं। जब सिकुड़ी हुई होती हैं, फैली नहीं रहती हैं, तब ये बेलनाकार रहती हैं। अगर संकुचन की स्टेज में है तो बेलनाकार होती हैं। और जब प्रसारित होती हैं, प्रसारित की अवस्था में, प्रसारित स्टेज में रिबन की तरह, फीते जैसी चपटी हो जाती हैं। जब फैल जाती हैं तो फीते की तरह से चपटी हो जाती हैं ये। अगर जोंक के रंग की बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो डॉर्सल जो सरफेस होती है, इसकी डॉर्सल सरफेस जो होती है, इसकी डॉर्सल सरफेस जो होती है, वो जैतूनी हरे रंग की, डॉर्सल सरफेस जो ऊपरी सरफेस होती है, वो जैतूनी हरे रंग की होती है। और जो इसके नीचे की सरफेस होती है, नीचे की मतलब ये हुआ कि वेंट्रल सरफेस, जो वेंट्रल सरफेस होती है, नारंगी लाल रंग की। यहाँ पर देखिए डॉर्सल सरफेस दिखाया गया है। ये डॉर्सल व्यू का है चित्र, ये वेंट्रल व्यू का चित्र है। यहाँ पर चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉर्सल सरफेस जो ऊपरी सतह होती है, डॉर्सल सरफेस वो है। तो डॉर्सल सरफेस वाला जैतूनी हरे रंग का होता है, जैतूनी हरे रंग का। और जो नीचे का सरफेस यानी जो वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल में नारंगी लाल रंग की ये होती है। जोंक का शरीर 33 मेटामेयर्स या देहखंडों का बना होता है। इसमें कितने देहखंड पाए जाते हैं अगर पूछा जाए? जोंक का जो शरीर होता है वो 33 देह खंडों का बना होता है, यानी इसमें 33 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो देह खंड को मेटामेयर्स कहा जाता है। चाहे आप कहें इसमें 33 मेटामेयर्स पाए जाते हैं, 33
मेटामियर्स पाए जाते हैं या 33 देह खंड पाए जाते हैं। यानी जो लीच की पूरी बॉडी होती है, ये लीच की बॉडी 33 सोमाइट्स में डिवाइडेड होती है, 33 सोमाइट्स में डिवाइडेड होती है, बटी होती है। इसके पहले के जो 2 खंड हैं, उन 2 खंडों को नीचे के यानी बाद के अंतिम वाले 7 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंड पुनः फिर से खंडों में बटे हुए होते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सा ये खंड है, ये खंड है, ये खंड है, तो इसको आप अगर एक माने पूरा खंड, तो इसमें देखिए और भी अंदर की तरफ से खंड दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरह से देखिए इसमें भी खंड दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक सिंगल ये खंड हो जाएंगे, फिर इसमें और भी खंड होते हैं। इसलिए कहा गया कि पहले के 2 खंड और आखिरी के 7 खंड छोड़ करके जो बीच के सभी खंड होते हैं, ये सभी खंड पुनः रिंग्स या छल्लों में बटे होते हैं, पुनः से रिंग में बटे हुए होते हैं। अर्थात जो खंड हैं पुनः बाहर से एन्यूलाई में बटे होते हैं। इनको क्या कहते हैं? एन्यूलाई कहा जाता है। जो और सेगमेंट होते हैं खंड के अंदर, जो खंड पाए जाते हैं, इनको एन्यूलाई बोला जाता है। और आपको बता दें, जो अग्रचूसक है, अग्रचूसक अथवा जो एंटीरियर सकर होता है, एंटीरियर सकर है, ये आगे के 3 खंडों, देखिए इस चित्र में देखिए, ये जो अग्रचूसक है, ये अग्रचूसक आगे के 3 खंडों से बना है। 3 खंड इसमें पाए जाते हैं और इसी अग्रचूसक पर त्रिस्तरीय मुख होता है। इस तरह से अग्रचूसक पर त्रिस्तरीय 3 स्तरों वाला मुख पाया जाता है या माउथ होता है। और जो इसका पश्चचूसक होता है, ये पश्चचूसक 27 से 33 खंडों तक होता है। 27 से 33 खंडों अथवा अंतिम 7 खंडों में आप कह सकते हैं। अंतिम 7 खंडों में पीछे वाला चूसक बना होता है या पोस्टीरियर सकर होता है, यानी पीछे वाला सकर होता है। और ये वृत्ताकार होता है, गोल सा होता है देखिए, और पेशियां इसमें होती हैं, वृत्ताकार व पेशीय होता है। हिरुडेनेरिया अथवा जो जोंक होती है, इसके पहले 5 खंड में 1 2 3 4 5, ये जो पहले के 5 खंड होते हैं, इन 5 खंडों में एक एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। पहले 5 खंडों में एक एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के 10 नेत्र पाए जाते हैं। क्योंकि पहले 5 खंडों में एक एक जोड़ी नेत्र हैं, इस तरह से कुल मिलाकर के 10 नेत्र जोंक में पाए जाते हैं, 10 आंखें पाई जाती हैं। हिरुडेनेरिया अथवा जोंक में जब जनन काल आता है, तो इसमें जनन काल में क्या होता है? जनन काल में 9वें, 10वें व 11वें, 9वां खंड, 10वां खंड व 11वां खंड, ये जो 3 खंड होते हैं, इन पर अस्थायी यानी स्थायी नहीं होता, क्लाइटेलम बन जाता है, क्लाइटेलम का निर्माण हो जाता है। जनन काल में 9वें, 10वें और 11वें खंड पर अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण हो जाता है। ये जो जोंक होती है, ये उभयलिंगी होती है, उभयलिंगी जंतु है, अर्थात हर्माफ्रोडाइट होती है। उभयलिंगी का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट होती है। इसमें जो नर जनन छिद्र है वो 10वें खंड में, नर जनन छिद्र 10वें खंड में पाया जाता है। जो मेल गोनोपोर है, ये 10वें खंड में होता है, 10वें खंड में पाया जाता है। और जो मादा जनन छिद्र है, ये 11वें खंड में पाया जाता है। फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटर पोर जो होता है, ये 11वें खंड में पाया जाता है। जो हिरुडेनेरिया है अथवा जो जोंक है अथवा जो लीच है, इसके पहले के जो 3 खंड होते हैं, वो पहले के 3 खंड मिल करके जो प्रोस्टोमियम होता है, प्रोस्टोमियम से मिल करके ऊपरी लिप का निर्माण करते हैं या ऊपरी होंठ का निर्माण करते हैं। प्री क्लाइटेलर रीजन जो होता है, वो 6ठे, 7वें और 8वें खंड में बनता है। 6ठे, 7वें और 8वें खंड में प्री क्लाइटेलर रीजन बनता है। और हर खंड में नेफ्रिडियोफोर पाए जाते हैं। जितने भी खंड होते हैं, इनमें सभी में नेफ्रिडियोफोर पाए जाते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया भी गया है, यहाँ भी नेफ्रिडियोफोर है, यहाँ भी हर एक खंड में नेफ्रिडियोफोर पाए जाते हैं। तो ये तो हुआ प्री क्लाइटेलर रीजन। अब जो क्लाइटेलर रीजन होता है, क्लाइटेलर रीजन जो होता है, ये रीजन 9वें, 10वें व 11वें खंड से बनता है। प्री क्लाइटेलर 6ठवें, 7वें, 8वें, क्लाइटेलर 9वें, 10वें और 11वें खंड में बनता है। आपको बता दें, जो मिडिल रीजन होता है, मिडिल रीजन बड़ा होता है,
बड़ा होता है और ये 12 से लेकर के 22वें खंड तक 12वें खंड से 22वें खंड तक होता है मिडिल रीजन। जो मिडिल रीजन है ये कुल 11 खंडों का बना होता है, 11 खंड होते हैं। और आपको बता दें इसमें भी निफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं, इसमें भी निफ्रीडियोपोर होते हैं। 23वें खंड से 26 तक पूंछ का भाग होता है या पुच्छ भाग होता है, मतलब 4 खंडों से बना होता है पुच्छ भाग। और पुच्छ भाग में निफ्रीडियोपोर नहीं पाए जाते हैं। जो पूंछ का भाग होता है इसमें निफ्रीडियोपोर नहीं पाए जाते हैं। और 26वें खंड के बीच में गुदा द्वार होता है। जो एनस है ये 26वें खंड के बीच में होता है, गुदा द्वार या गुदा छिद्र पाया जाता है या एनल आपर्चर पाया जाता है। जो हिरडुनेरिया की बॉडी वॉल होती है, इस बॉडी वॉल में यानी कि इसका जो किनारा होता है इसमें क्यूटिकल, बैट्रियोडल, आधिचर्म, चर्म तथा पेशी परत कुल 5 अस्तर पाए जाते हैं। और जो जोंक है इसकी एलिमेंट्री कैनाल मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली रहती है। इसमें क्या क्या होता है? मुख गुहिका होती है, ग्रसनी होती है, क्राप होता है, आमाशय होता है, आंत होता है, मलाशय होता है, इतने सारे पार्ट होते हैं। और जो इसका पश्च शकर होता है इसी शकर से ये अपने परजीवी या परपोषक से चिपक करके उनका रक्त चूसती है। चलिए अब जोंक का जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ हिरडुनेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो जोंक अथवा हिरडुनेरिया एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब है हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, अथवा उभयलिंगी को हम द्विलिंगी भी कह सकते हैं या बाइसेक्सुअल एनिमल कह सकते हैं। मतलब हर एक जोंक में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। यानी कोई एक जोंक जैसे है तो उसी जोंक में नर जनन अंग भी पाया जाता है और उसी जोंक में मादा जनन अंग भी पाया जाता है, इसीलिए उसे उभयलिंगी कहा जाता है अथवा हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहा जाता है। अब पहला स्टेप है लाइफ साइकिल का मैथुन व निषेचन यानी कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत हिरडुनेरिया में मार्च और अप्रैल में मैथुन की क्रिया होती है। यानी जो जोंक है अथवा जो हिरडुनेरिया है इसमें मार्च महीने और अप्रैल महीने में कॉपुलेशन की क्रिया या मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन क्रिया के समय दो जोंक अपनी अधर सतह से सिर पुच्छ स्थिति में संपर्क करती हैं। दो जोंक होती हैं और दोनों जोंक अपनी अधर सतह से सिर और पूंछ की स्थिति में संपर्क करती हैं। मतलब एक जोंक का मादा जननांग दूसरी जोंक के नर जननांग के सामने हो जाता है। ऐसी स्थिति होने पर एक का शिश्न अथवा पेनिस दूसरी जोंक के मादा जनन छिद्र में प्रवेश कर जाता है। इसी तरह से दूसरे में भी होता है, यानी एक का शिश्न अथवा पेनिस दूसरी जोंक के मादा जनन छिद्र में चला जाता है। इस प्रकार से शुक्राणुओं का विनिमय हो जाता है और मैथुन क्रिया के बाद दोनों जोंक अलग अलग हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही जोंक उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी होता है, अर्थात भले ही नर या मादा जनन अंग एक ही जोंक में पाए जाते हों, फिर भी रिप्रोडक्शन के लिए दो जोंकों की जरूरत होती है, दो जोंक चाहिए होते हैं। और जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो दो जोंक एक दूसरे के संपर्क में इस तरह से आ जाती हैं कि एक जोंक का फीमेल जेनाइटर पोर दूसरी जोंक के मेल जेनाइटर पोर के सामने आ जाता है। इस प्रकार से दोनों जोंकों के शिश्न एक दूसरे में, या कह लीजिए कि दोनों जोंकों के जो पेनिस होते हैं वो एक दूसरे के जनन अंग या मादा जनन छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं और अपने स्पर्म अथवा शुक्राणुओं को उसी के अंदर डाल देते हैं। और अब निषेचन होने के बाद दोनों जोंक जब अलग अलग हो जाते हैं, निषेचन हो गया है, अब जब दोनों जोंक अलग अलग हो जाते हैं तो निषेचित अंडे यानी फर्टिलाइज्ड एग ये आगे परिवर्धन के लिए कोकून में डाले जाते हैं। इनको क्या करते हैं, जो निषेचित अंडे थे, फर्टिलाइज्ड एग थे, इनको वो परिवर्धन के लिए कोकून में डाल देते हैं। तो अब दूसरा स्टेप होगा कोकून का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ कोकून। तो मैथुन क्रिया के बाद अप्रैल, मई व जून में कोकूनों का निर्माण होता है।
कब? अप्रैल, मई व जून के महीनों में कोकूनों का निर्माण होता है। वो भी कब? जब मैथुन क्रिया हो जाती है, जब कॉपुलेशन हो जाता है। तो 9वें, 10वें और 11वें खंड में उपस्थित क्लाइटेलम ग्रंथियों द्वारा, ये क्लाइटेलम ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? 9वें, 10वें और 11वें खंड में क्लाइटेलम ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा एक कोकून स्रावित होता है। वो कोकून कैसा होता है? हिम श्वेत होता है, स्नो व्हाइट झागदार करधनी के रूप में कोकून होता है। और यह कोकून जो होता है ये कहाँ से बना? क्लाइटेलम ग्रंथियों से बनता है। और क्लाइटेलम ग्रंथियां एक एल्ब्यूमिनी द्रव का भी स्राव करती हैं। जो क्लाइटेलम ग्रंथियां हैं कोकून के अलावा एक एल्ब्यूमिनी द्रव का भी स्राव करती हैं, द्रव भी निकालती हैं, जो निषेचित अंडों या फर्टिलाइज्ड एग के साथ कोकून के अंदर इकट्ठा हो जाता है या कोकून के अंदर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद जंतु पीछे की ओर तथा कोकून आगे की ओर सरकता रहता है। यानी जो जंतु होता है वो पीछे की ओर जाता है और कोकून जो होता है ये जंतु के सिर की तरफ, जो इधर सिर होता है, सिर की तरफ आगे की ओर खिसकता रहता है, जिससे प्रोस्टोमल ग्रंथियां कोकून के अगले तथा पिछले 2 ध्रुवीय प्लगों का श्रावण करती हैं। यानी जो प्रोस्टोमल ग्रंथियां हैं ये कोकून के आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में पोलर प्लग्स का श्रावण करती हैं। पोलर प्लग्स। अब कोकून लगभग 6 घंटों में बन जाता है। जो कोकून होता है वो लगभग में 6 घंटों में तैयार हो जाता है। इसके बाद यह किसी तालाब या जलाशय के किनारे आर्द्र स्थान में स्थापित कर दिया जाता है। जब कोकून बन गया 6 घंटों में तो क्या करती है वो जोंक कि उसको तालाब के किनारे या जलाशय के किनारे जहां पर आर्द्र स्थान होता है वहां पर स्थापित कर देती है, रख देती है और वो वायु के संपर्क में आता है। तो वायु के संपर्क में आने पर यह कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है। अब अगला स्टेप आएगा परिवर्धन या डेवलपमेंट। तो शिशुओं का परिवर्धन कोकून के अंदर होता है। जो कोकून होता है उसी के अंदर शिशुओं का परिवर्धन होता है, जिसमें 1 से 24 तक भ्रूण हो सकते हैं। एक कोकून में 1 से 24 तक भ्रूण हो सकते हैं, एम्ब्रियो हो सकते हैं। कोकून के अंदर का एल्ब्यूमिन परिवर्धनशील भागों के लिए भोजन का कार्य करता है। जो कोकून के अंदर एल्ब्यूमिन होता है वो जो परिवर्धनशील भाग होते हैं उनके लिए भोजन का कार्य करता है, भोज्य पदार्थ का काम करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा विदलन या क्लीवेज। तो असमान तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, जिसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता है, इसमें कोई भी लार्वा का निर्माण नहीं होता है। कोकून से शिशुओं के निकलने के समय दोनों ध्रुवीय प्लग गिर जाते हैं। जब शिशु निकलने लगते हैं तो दोनों ध्रुवीय जो प्लग होते हैं वो गिर जाते हैं और वयस्क जोंकों से मिलती जुलती जोंकें बाहर आ जाती हैं। जैसे वयस्क जोंकें होती हैं बिल्कुल उसी तरीके की मिलती जुलती जोंकें बाहर निकल आती हैं। परिवर्धन की संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 15 दिनों में पूरी हो जाती है। यानी परिवर्धन कितने दिनों में होता है? तो लगभग में 15 दिनों में पूरा हो जाता है। अब नेरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये नेरीज का चित्र है और नेरीज समुद्री जलवासी रात्रिचर तथा मांसाहारी जंतु है। मतलब ये हुआ कि समुद्र में पाई जाती है, जलवासी मतलब जल में ही रहती है, रात्रिचर प्राणी है और मांस खाती है, इसलिए मांसाहारी जंतु कहा गया है। जो समुद्र तल के छिछले जल, समुद्र के रेतीले किनारे, पत्थरों के नीचे या रेतीली सुरंगों में पाया जाता है, इसे सीपी कृमि या बालू कृमि भी कहा जाता है। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सीपी कृमि किसे कहते हैं, तो नेरीज को कहा जाता है या नियंथीस को कहा जाता है। बालू कृमि किसे कहते हैं, तो नेरीज अथवा नियंथीस को कहा जाता है। अब इस पूरे पॉइंट का अर्थ क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये है कि नेरीज समुद्री घास फूस और समुद्र तट पर पत्थरों के नीचे रेंगता हुआ पाया जाता है और कुछ रेत में म्यूकस की बनी नलिकाओं में भी रहते हैं। म्यूकस से नलिकाएं बना लेते हैं, उसी के अंदर रहते हैं और इसे सीपी कृमि या बालू कृमि भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है जंतु की विभिन्न जातियों में नेरीस वायरेंस, नेरीस पैलेजिका, नेरीस कैल्ट्रीफेरा एवं नेरीस डाइवर्सिकोलर आदि जातियां आती हैं। यानी कि इसकी अनेक जातियां हैं, जिनमें से ये कुछ प्रमुख जातियां मैंने बताई हैं, नेरीस की या नियंथेस की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रजनन काल के समय कृमि अपने बिल को
स्थायी रूप से छोड़कर समुद्र में सक्रिय रूप से तैरने लगता है। यानी जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो रिप्रोडक्शन के समय या प्रजनन काल के समय ये जो वर्म है, ये जो नेरिश है, ये कृमि अपने बिल को छोड़ देता है, स्थायी रूप से छोड़ देता है और छोड़ करके समुद्र में तैरने लगता है, सक्रिय रूप से तैरता रहता है। फिर नेक्स्ट है, जंतु का शरीर लंबा, हल्का गुलाबी, पतला, जो ऊपर से नीचे कुछ चपटा तथा 80 से 200 समखंडों में बटा होता है। मतलब ये हुआ कि इसकी जो बॉडी है वो लंबी होती है, इसका शरीर लंबा होता है और रंग कैसा है तो हल्का गुलाबी होता है और पतला सा ये होता है। और खंड इसमें कितने होते हैं तो 80 से 200 समखंड कहा गया है। समखंड का मतलब बराबर खंड होते हैं, समान होते हैं। और जंतु का शरीर सिर, धड़ तथा अंतिम खंड पाइजीडियम में बटा होता है। यानी जो इसका शरीर है वो सिर में, धड़ में तथा अंतिम खंड को पाइजीडियम कहा जाता है, इसमें बटा होता है। कभी कभी पूछ लेता है अंतिम खंड का नाम क्या है तो पाइजीडियम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर के अग्र छोर पर स्थित स्पष्ट सिर 2 भागों का बना होता है। आगे का भाग परोमुख कहलाता है और परोमुख को प्रोस्टोमियम कहा जाता है। परोमुख को प्रोस्टोमियम यानी आगे के भाग को प्रोस्टोमियम कहते हैं और पीछे की ओर स्थित भाग को परितुंड अथवा पेरिस्टोमियम कहा जाता है। चाहे परितुंड कहो चाहे पेरिस्टोमियम कहो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस्टोमियम शरीर का प्रथम खंड होता है। यानी जो परितुंड है, जो पेरिस्टोमियम है, ये शरीर का पहला खंड है और यह मुख को घेरे रहता है, यानी मुख के चारों तरफ होता है और प्रथम 2 भ्रूणीय खंडों के संयोजन से बनता है। जो प्रथम 2 भ्रूणीय संयोजन है मिलते हैं, दोनों भ्रूणीय संयोजन उनसे बनता है। फिर अगला पॉइंट है, परोमुख अर्थात प्रोस्टोमियम सत्य देहखंड नहीं है, ट्रू देहखंड नहीं होती है। वास्तव में यह पेरिस्टोमियम की अग्र पृष्ठ सतह से हुई अतिवृद्धि होती है। यानी जो प्रोस्टोमियम है ये सत्य देहखंड नहीं है, ये वास्तव में क्या चीज है तो पेरिस्टोमियम के आगे की जो सतह होती है थोड़ी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो ये वही होता है। जो मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र का बना होता है। प्रोस्टोमियम अथवा परोमुख में सेगमेंटेड गैंग्लिया और नर्व कार्ड पाए जाते हैं। सेगमेंटेड गैंग्लिया और नर्व कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोस्टोमियम पर 1 जोड़ी स्पर्शक अथवा टेंटिकल्स, 2 जोड़ी नेत्र और 1 जोड़ी मांसल पाल्प पाए जाते हैं, जबकि पेरिस्टोमियम पर 4 जोड़ी रोमगुच्छ अथवा सिराई पाए जाते हैं। 4 जोड़ी रोमगुच्छ और सिराई पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु का शरीर लगभग 80 से 200 खंडों में बटा होता है। लगभग में 200 खंड इसमें होते हैं, जिसमें से जो अंतिम खंड होता है उसे पाइजीडियम कहा जाता है या वो पाइजीडियम में भी सम्मिलित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वक्ष या धड़ के लगभग प्रत्येक देहखंड में गमनांग पार्श्वपाद या पैरापोडिया पाए जाते हैं। यानी वक्ष या धड़ के जितने भी खंड होते हैं, देहखंड या कह लीजिए सभी खंडों में पैरापोडिया पाए जाते हैं या पार्श्वपाद पाए जाते हैं, जो चलने में सहायता करते हैं। प्रथम तथा अंतिम खंड पर पार्श्वपाद नहीं पाए जाते हैं। यानी जो पहला खंड है और जो लास्ट खंड है उस पर पार्श्वपाद नहीं पाए जाते हैं या पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया पर उपचर्म की बनी लंबी सीटी के 2 समूह होते हैं। जो पैरापोडिया होते हैं इन पर उपचर्म की बनी लंबी सीटी के 2 समूह होते हैं और पैरापोडिया पत्थर, रेत आदि पर रेंगने तथा जल में स्वतंत्र रूप से तैरने में सहायता करते हैं। ये श्वसन में भी सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पाइजीडियम को गुदीय खंड कहते हैं क्योंकि गुदा द्वार इसी खंड में होते हैं। जो पाइजीडियम है इसे गुदीय खंड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है गुदी खंड? क्योंकि गुदा द्वार इसी खंड में होता है और गुदा द्वार पर 1 जोड़ी गुदीय रोमगुच्छ तथा अनेक सूक्ष्म संवेदी अंकुर होते हैं और ये संयुक्त रूप से संवेदांग का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाचन तंत्र स्पष्ट सीधी आहार नाल युक्त होता है। इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो स्पष्ट होता है, सीधी आहार नाल होती है इसमें और आहार नाल में स्टोमोडेटम
यानी अग्र गुहा और मेजेंट्रॉन यानी मध्य गुहा तथा प्रोक्टोडियम यानी पश्च गुहा 3 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। यानी जो इसकी आहार नाल होती है तो सीधी होती है। दूसरे इसमें कहा गया है कि स्टोमोडेटम, मेजेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम 3 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, 3 भाग होते हैं। अग्र गुहा में मुख प्रकोष्ठ एवं ग्रसनी, मध्य गुहा में ग्रासनली, आमाशय, आंत तथा पश्च गुहा में मलाशय होते हैं। यानी कि जो स्टोमोडेटम है, स्टोमोडेटम में मुख प्रकोष्ठ होता है, ग्रसनी होती है, और जो मेजेंट्रॉन है, मेजेंट्रॉन में ग्रासनली, आमाशय, आंत, और जो तीसरा वाला भाग है प्रोक्टोडियम, तो प्रोक्टोडियम में क्या होता है कि मलाशय होता है। और मुख प्रकोष्ठ में महीन दांत जैसा कंटक, ग्रसनी, 2 मजबूत जबड़े भी होते हैं। यानी महीन दांत जैसी संरचनाएं होती हैं, कांटे होते हैं, और 2 मजबूत जबड़े भी पाए जाते हैं। मुख प्रकोष्ठ तथा ग्रसनी दोनों ही मुख द्वार में पलटकर सुंड के रूप में बाहर निकलने में सक्षम होते हैं, सूंड जैसे बाहर निकल भी आते हैं ये। और ग्रास नली में एक जोड़ी स्वतंत्र ग्रंथियां भी खुलती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक पृष्ठ एवं एक आधार तल में प्रमुख रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ये प्रत्येक खंड में एक जोड़ी छल्ले के समान संयोजकों द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। यानी जिनका हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में मिक्सचर होता है, घुला रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्सर्जन के लिए प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बड़ी उत्सर्जिकाएं या नेफ्रीडिया पाई जाती है। उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। और लैंगिक परिपक्वता पर जंतु शरीर पश्च भाग में स्थित देहखंड युग्मकों से भरे रहते हैं तथा शारीरिक एवं आकार की रूप से भिन्नता दर्शाते हैं और पश्च भाग के खंड लैंगिक क्षेत्र भाग कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु एक लिंगी होता है। जनद शरीर के लैंगिक क्षेत्र यानी पश्च भाग के कुछ देहखंड में केवल जनन काल में अस्थायी संरचनाओं के रूप में विकसित होते हैं। पश्च देह खंडों में बनी युग्मक कोशिकाएं जल में मुक्त हो जाती हैं। इस प्रकार से निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन तथा भ्रूणी परिवर्धन जल में संपन्न होता है। यानी जल में ही निषेचन होता है और जल में ही भ्रूणी परिवर्धन होता है। कहने का मतलब यह है कि बाह्य होता है, यानी इसमें निषेचन कैसा होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। कैसी लार्वावस्था नेरिस में पाई जाती है, तो नेरिस में ट्रोकोफोर लार्वावस्था पाई जाती है, ट्रोकोफोर। और लैंगिक रूप से परिपक्व नेरिस को हेट्रोनेरिस भी कहा जाता है। अगर लैंगिक रूप से परिपक्व है, मेच्योर नेरिस है, तो उसे हेट्रोनेरिस कहा जाता है। तो नेरिस समुद्री घास फूस तथा समुद्र के तट पर पत्थरों के नीचे रेंगता हुआ पाया जाता है। कुछ प्राणी रेत में म्यूकस की बनी जो नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं में रहते हैं और शरीर लंबा, पतला, चपटा होता है और शरीर के अगले सिरे पर सिर होता है अथवा हेड होता है जो 2 भागों का बना होता है। आगे की ओर प्रोस्टोमियम तथा पीछे की ओर पेरिस्टोमियम होता है। और प्रोस्टोमियम में एक जोड़ी स्पर्शक, 2 जोड़ी नेत्र, 1 जोड़ी मांसल पल्प होते हैं। पेरिस्टोमियम पर 4 जोड़ी रोमगुच्छ होते हैं यानी सिराई होते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी पार्श्वपाद अथवा पैरापोडिया पाए जाते हैं और ये पैरापोडिया चलन में सहायता करते हैं। यह मांस भक्षी तथा रात्रिचर एनिडा है जो सूक्ष्म मॉलस्क तथा क्रेस्टेशियंस का भक्षण करता है और यह क्लैम वर्म या रेग वर्म भी कहलाता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।